सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं के भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा, मेरे साथ श्री राम जी सर टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। खंड है मानव भूगोल, अध्याय 1, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का अर्थ। भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है: भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, स्थान विशेष पर घटित होने वाली मानवीय परिघटनाओं का विस्तरण व उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन, विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन, मानव भूगोल की परिभाषा। मानव समाज और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदर्शों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी की एक शिष्य थी एलन सैंपल। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ब्लोन्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है: पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीन ब्रून्स के अनुसार यदि देखें तो भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु स्थान है जहां पर मानवीय क्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। पारिस्थितिकी समायोजन से तात्पर्य है यानी मानव द्वारा वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर उनका समग्र विकास प्राप्त करने से है। मानव यह विकास वातावरण के साथ अनुकूलन व रूपांतरण की क्रिया द्वारा करता है। मानव भूगोल में क्षेत्र संगठन से तात्पर्य जनसंख्या, प्रदेश व संसाधनों की उपयोगी की रणनीति से है। मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है। इस विचारधारा में मानव वर्ग की स्थिति प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन के केंद्र में दिखाई देता है। इन्हें मानव भूगोल में त्रिसंतुलन के घटक कहते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र यदि हम देखें तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को दो मुख्य भागों में विभाजित किया था। उनके अनुसार यदि हम देखें तो मानव भूगोल को भौतिक दशाएं एक ये था और एक मानवीय अनुक्रिया था। भौतिक दशाएं इसके अंतर्गत जलवायु, उच्चावच, अपवाह प्रणाली व प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है और मानवीय अनुक्रिया
के अनुसार इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो पृथ्वी तल पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि, उद्योग आदि को सम्मिलित किया जाता है। परिवहन आदि भी इसी के अंतर्गत आता है। इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और मुख्य रूप से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 6 तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। प्रथम है जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम यानी समय के अनुसार परिवर्तन, समायोजन तथा प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध आदि ये 6 मुख्य तथ्य है वो इसके क्षेत्र व्यापक के रूप में सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या व उसकी क्षमता को देखें तो विस्तृत रूप में कि मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रवास, अधिवास व उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन इसके अंतर्गत है। इसमें क्षेत्र में उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे भूमि, जल, खनिज आदि का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि, विनिर्माण उद्योग व परिवहन का अध्ययन किया जाता है। अनुक्रम के अंतर्गत देखें तो समय के साथ मानव व पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समय समय में उसमें परिवर्तन होता है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन के आधार पर देखें तो मानव भूगोल के अध्ययन के 2 पक्ष हैं। मानव भूगोल के ये 2 पक्ष, पहला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं व उनमें भिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ ही उपलब्ध संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उपयोग व संरक्षण करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। दूसरा देखें तो भविष्य के परिप्रेक्ष्य में यदि इसको समझें तो संसाधनों के अति दोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और जिस कारण वातावरण अवनयन व पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। अन्य में देखें तो अन्य प्रदेशों से संबंधित इसको समझे तो इसके अंतर्गत मानव का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार ये 6 क्षेत्र व्यापक रूप में इसके विस्तृत थे। अब देखें कि मानव भूगोल का विकास किस रूप में हुआ। तो मानव भूगोल का विकास विधिवत विषय के रूप में इसका विकास एवं अध्ययन है वो 19वीं सदी में आरंभ हुआ, जब जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपी ज्योग्राफी का प्रकाशन 2 खंडों में 1881 और 1891 में किया। जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड व अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं का विकास हुआ। मानव भूगोल के विकास अवधि को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्राचीन काल प्रारंभ से 7वीं शताब्दी और मध्यकाल 8वीं से 18वीं सदी तक और आधुनिक काल 18वीं से वर्तमान तक। इसको 3 भागों में 3 युगों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले समझते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। थेल्स व अनेक्जिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता थे। उन्होंने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप व एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों यानी यूरोप के लोग बहादुर लेकिन चिंतन में कमजोर, जबकि गर्म प्रदेशों के जो लोग हैं जैसे एशिया के निवासी वीर परंतु चिंतनशील होते हैं। हेरोडोटस ने घुमकर जाति व्यवस्था कर्षक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया है।
हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियड्स ब्रह्मांड में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इस कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग भूगोलवेताओं ने इनको अलग अलग रूपों में बताया। तो मध्यकाल के अंतर्गत यदि हम समझे तो 8वीं शताब्दी में अरब भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं कोलंबस, वास्को डी गामा आदि ने नए देशों का पता लगाया। इस काल में नए प्रदेशों की खोज व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा है। प्रदेशों का वर्णन यह मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग हैं। यानी 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान कल्लुवेरियस ने अपनी पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। वारेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समावेश किया। वह भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। इसे भूगोल में द्विविभागीकरण कहते हैं। और इस प्रकार मध्यकाल और प्राचीन काल में इसका विकास हुआ। आधुनिक समय में देखें तो आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले यदि हम देखें तो जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी यानी जर्मन विचारधारा, दूसरी फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी यानी फ्रांसीसी विचारधारा, तीसरी अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी और चौथी ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी। इन 4 विचारधाराओं का आधुनिक काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मन विचारधारा को देखें तो जर्मन भूगोलवेताओं ने भूगोल का सर्वाधिक विकास किया। वह भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया, जिसे नियतिवाद अवधारणा कहा गया है। प्रमुख जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट, रिटर, प्रोबेल, रेटजेल हैं। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर नियतिवाद को ही निश्चयवाद कहा गया है। इस प्रकार फ्रांसीसी विचारधारा देखें तो जर्मन के बाद मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास है वो फ्रांस में हुआ। प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में ब्लोंस, बूंस, फ्रेबे प्रमुख है। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली माना गया, जिसे संभववादी विचारधारा कहते हैं। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेबे द्वारा किया गया था, जबकि ब्लोंस को संभववाद का जनक कहते हैं। इस प्रकार फ्रांसीसी विचारधारा और जर्मन विचारधाराओं का मानव भूगोल में अत्यधिक विकास रहा। अमेरिकी व ब्रिटिश विचारधाराओं को देखें तो इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेता सैम्पल हंटिंगटन, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, हर्बर्टसन, मैकिंडर प्रमुख थे। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया गया। 1930 के दशक में मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल व सामाजिक भूगोल। 1950 के दशक में भूगोल में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, जिसमें प्रमुख है आपकी मात्रात्मक क्रांति, मानव कल्याण परक मानवतावादी विचारधारा और क्रांतिकारी रेडिकल विचारधारा और व्यवहारवादी आचार परक विचारधारा। इस प्रकार इन विचारधाराओं का 1950 के दशक के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मात्रात्मक क्रांति को देखें तो भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग बर्टन ने 1963 में किया। मात्रात्मक क्रांति का विकास भूगोल में सिद्धांतों एवं प्रदेशों के विकास के लिए किया गया था, जिससे इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाया जा सके। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद था और क्रांतिकारी उग्र सुधारवादी विचारधारा
विचारधारा जो है भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। उग्र सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध द्वारा मानव व पर्यावरण के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। ये विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित है, जो निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का तत्काल निराकरण चाहते हैं। रेडिकल विचारधारा के विकास में डेविड हार्वे, आर्पिट व एंटीपोड पत्रिका का विशेष योगदान रहा है। इस प्रकार इसके अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत इनका विकास हुआ। मात्रात्मक क्रांति को देखें तो भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग बर्टन ने 1963 में किया था। मात्रात्मक क्रांति का विकास भूगोल में सिद्धांतों एवं प्रदेशों के विकास के लिए किया गया था, जिससे इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाया जा सके। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद था। क्रांतिकारी उग्र सुधारवादी विचारधारा को यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ और उग्र सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध द्वारा मानव व पर्यावरण के बीच संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत को प्रभावित थी, जो निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का तत्काल निराकरण चाहते हैं। रेडिकल विचारधारा के विकास में डेविड हार्वे, आर्पिट व एंटीपोड पत्रिका का विशेष योगदान रहा। इन विचारधाराओं के कारण 1970 तक महत्वपूर्ण मानव भूगोल का विकास हुआ। व्यवहारवादी आचारपरक विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के निर्णय मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं। मानसिक मानचित्र यानी मेंटल मैप से अवधारणा 1966 में पीटर गोल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। इस विचारधारा के अनुसार एक भूगोलवेत्ता पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाता है, जिसके आधार पर निर्णय किया जाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधों का प्रयोग करता है। मानवतावादी विचारधारा का विकास तुआन व कर्क द्वारा 1970 में किया गया। इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। तो इस प्रकार भूगोल की आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।